हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं आपको दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ और यहाँ पे आपका यकीन मानिए पूरा एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और इसके सभी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगी। कल हमने यहाँ पे क्लास 6 के देखे थे, चैप्टर वाइज ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास 6 का हमने कंप्लीट कर लिया था कल, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। पूरा क्लास 6 का विज्ञान आपका ख़त्म हो गया है और आज हम क्लास 7 करेंगे। तो क्लास 7 में मैं आपको सभी टॉपिक्स दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा बुक है और इसमें हमने कल क्लास 6 का पूरा 16 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और आज क्लास 7 में हमारा यहाँ पे 18 चैप्टर है। तो आज हम 9 चैप्टर तक लेके चलेंगे, ठीक है, और बाकी का 9 चैप्टर कल करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में हमारा क्लास 7 फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना ये हो पाता है और जितने भी यहाँ पे बातें कही जाएंगी वो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है, तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ये काम ज़रूर करें। बस इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा मेहनत के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लाऊंगी। तो चलते हैं हम अभी अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 7 का ये आपका चैप्टर 1 है, पादपों में पोषण। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे क्वेश्चंस को और थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस विजिबल हो। कहीं कहीं पे कोई कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है विजिबल अच्छे से ना हो, तो पेशेंसफुली सभी को सुनें क्योंकि मैं अच्छे से आपको सभी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कथन बताना है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम हेक्टोट्रॉफी या फिर विषमपोषी कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपका सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं यानी ऑटोट्रॉफी कहते हैं और जो अन्य पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें हम पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक पत्ता। पत्ते में ही हमारा जो है भोजन जो है पादप का वो तैयार होता है और यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ तथा अवशोषित किए जाते हैं और वहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, मृदा में क्या बातें आपको कही गई हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल भी चाहिए होता है। तो चारों ही ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, ठीक है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि तने में, हरी शाखाओं में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादपों के संदर्भ में बताना है तो कौन सा कथन सही है? सही, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये आपका गलत है। सभी पादप नहीं करते हैं। तो पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करती। तो ये वाला आपका सही है। तो केवल 2 सही होगा यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे अमर बेल का जो पौधा होता है, अमर बेल का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, जैसे अमर बेल, ठीक है।
अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। इतना बात ध्यान रखेंगे। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं उसे हम पादप पोषी या फिर होस्ट कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवीय गैसीय नाइट्रोजन का विलेय पदार्थों में परिवर्तन करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और जिससे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सीटेट में काफ़ी ज़्यादा इसे देखा होगा, घटपर्णी पौधे के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो घटपर्णी पौधा को क्या कहते हैं? एक तरह से कीट भक्षक या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। देखिए तीन है, घटपर्णी है, वीनस है, फ्लाई ट्रैप या फिर सनड्यू। ये तीनों ही आपके कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, सत्य कथन बताना है। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। दूसरा क्या है कथन? वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषक कहते हैं। तो दोनों ही बात इसमें आपका सही कहा गया है। तो इसी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक मृत जीवी पोषक का उदाहरण है। कवक जो है मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सहजीवी संबंध है। यहाँ पे बताना है कौन सा सहजीवी संबंध है। तो शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक ये हो जाएगा। शैवाल और जीवाणु नहीं, ये नहीं होगा। कवक और जीवाणु भी नहीं होगा। पादप और जीवाणु भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 4 का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हैं, यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं इसका। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। ध्यान रखिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल क्या देता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद जो है कवक को देता है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस तरह से एक सहजीवी संबंध बनाते हैं। आगे हम यहाँ पे देखें तो पादप और राइजोबियम जो है, जीवाणु भी सहजीवी संबंध के अंदर आता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु। जीवाणु में कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। राइजोबियम के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसके पास नाइट्रोजन होता है जो ये पादप को दे देता है, यानी पौधों को दे देता है। और ये चना, मटर, मूंग में सेम इस तरह के जो फलीदार पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ये रहते हैं और इससे नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है उसको। और इसके बदले में पादप क्या करता है? जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करता है। तो आपने देखा दोनों सहजीवी संबंध कैसे काम करता है यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किससे ली जाती है? रंध्र से ली जाती है। इसको हमने पहले भी क्लास 6 में भी जो हम कर रहे थे तो वहाँ भी हमने इसको देखा था। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में जितनी भी बातें बुक में कही गई हैं वो सब आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बातें की गई है।
तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 1, 2, 3 कहाँ है आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दालों के बारे में यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो दाल की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? तो अगर आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, अगर आपने क्लास पे ध्यान दिया है तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर पाइएगा। ये तो था इसका कथन। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि दालों की फसल मृदा में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो जब हमने इसको देखा था, जीवाणु और पादप का जो सहजीवी संबंध देखा था, तो राइजोबियम इसको जो है क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों से परिवर्तित कर देते हैं। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले जो पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करता है। इस तरह से ये दोनों सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से हमने क्लास 7 का पहला चैप्टर कंप्लीट किया और आज अब हम चलेंगे अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर है यहाँ पे, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वह सब यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अब प्राणियों में पोषण कैसे होता है इस पर हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार फिश के बारे में बोला गया है। स्टार फिश यानी तारा मछली के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही कहा गया है। कितनी खतरनाक होती है स्टारफिश, आप इससे समझ सकते हैं कि वो अपने अमाशय को बाहर निकाल लेती है, कवच खोल के, और जंतु के कोमल भाग को खा लेती है और फिर अमाशय को अंदर कर लेती है और फिर उसको धीरे धीरे वो पचाती रहती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और यहाँ पे दोनों ही कथन इसमें सही है। क्या करता है देख लीजिए यहाँ पे, सेम वही बात यहाँ पे कहा गया। तारा मछली जो होता है स्टारफिश, भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है और अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचते रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। किस किस को पता था इसके बारे में पहले से ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे। पाचन तंत्र के संदर्भ में बताना है कौन सा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र, पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है और पाचन में सहायक होता है। तो सरल पदार्थ को जटिल नहीं बनाता है बल्कि जटिल को सरल बनाता है। तो ये तो आपका गलत है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रार्थ तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, गलत पूछा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाती है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां जो है मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। और अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रार्थ तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है जो पाचन में सहायक होते हैं। इस तरह से ये दोनों ही बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो सही है। यकृत पित्त स्रावित नहीं करता है, तो यकृत पित्त स्रावित करता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका और देख लेते हैं और कोई कथन है क्या। नहीं, अच्छा एक और कथन है यहाँ पे देख लीजिए। तो एक तो सही था आपका,
पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसे देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यकृत पित्त रस का स्रावन करता है, जो एक थैली में संग्रहित होती है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। और बाकी जो दो कथन आपका कहा गया ये तो आपका सही है ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूमिनेंट अथवा रोमंती जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर रूमिनेंट आपको समझ में नहीं आया तो पेशेंस रखिए भैया, समझ में आएगा। अभी इसके बारे में हम बहुत ही आसानी से बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है रूमिनेंट ने में आमाशय 4 भागों में बटा हुआ है, बिल्कुल सही कहा है। रूमेन ने भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका सही कहा है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, इसे रोमंथन कहते हैं, यानी जुगाली करना। तो ये भी आपका सही है। तो गाय भैंस जैसे जो पशु होते हैं ये उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे आपका तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो यह भाग जो है रूमेन कहलाता है, प्रथम अमाशय, ठीक है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी उसको सिर्फ निगल लेता है, तो आंशिक पाचन होता है और उसे जुगाल यानी कड किया जाता है। परंतु बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों में मुंह में रखता है और पुनः उसको चबाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब को आपने देखा होगा जुगाली करते हुए। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। और जो ऐसे जो जंतु होते हैं उसे रूमिनेंट कहते हैं। अब आपको समझ में आया है रूमिनेंट क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। किसी भी तरह का आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अगर डाउट कोई भी आपको बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का अगर एक प्रकार में पूछा जाए तो सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी बात आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनेक जंतु जो है, मानव जो है, सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए वो घास नहीं खाते हैं। रेमुनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलोनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंशनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज को का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो मनुष्य है वो घास नहीं खाते हैं। अब बताओ, कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत ही उटपटांग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे अगर बच्चे पूछते हैं कि गाय भैंस खाते हैं, घास खाते हैं, तो आप क्यों नहीं खाते हैं, हम क्यों नहीं खाते हैं, तो आप अच्छे से आंसर इसको बता सकते हैं ना। चलिए चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा के संबंध में एक बताना है कौन सा कथन सही है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोषीय जीव है, ये आपका बिल्कुल सही है। अमीबा अपनी प्रकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है, ये भी आपका सही है। अमीबा कैसा होता है, इस तरह का संरचना होता है और यहाँ पे एक ही केंद्रक होता है, इस तरह से अमीबा होता है और ये चेंज होता रहता है, इस तरह हो जाता है, कभी ये इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा जो है चेंज होता रहता है। और यहाँ पे ये तीनों ही बात आपकी सही कही गई है। तीसरा तो हमने पढ़ा ही नहीं, रुक जाइए। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के एक समान अनेक घानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये तीनों ही बात कही। कैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मान लीजिए ये एक अमीबा है, यहाँ पे आपका केंद्रक है और इस तरह से छोटे 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 बहुत सारे यहाँ पे आपकी घानियाँ होते हैं, बुलबुले होते हैं, द्रव यहाँ पे पूरा द्रव होता है। तो इस तरह से आपका अमीबा पाया जाता है, ठीक है। क्लास 7 में आपने इसका प्रोजेक्ट बहुत सारा बनाया होगा, याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, तो डी था इसका ऑप्शन, बिल्कुल सही था तीनों ही ऑप्शन। तो यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, जो अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ उपस्थित होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले तो अमाशय। अमाशय आपका किस में हो जाएगा, तो अमाशय हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन। छोटी आंत की बात की जाए तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और यकृत सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है, हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए, 1 का 4, बी का 3, बी का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 आपका कहाँ है, बिल्कुल बी ऑप्शन में आपका देखने को मिल रहा है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
चलते हैं आगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपकी कही गई हैं, इसको ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट्स है इसको नोट भी करते चलेगा। अमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है उसको श्लेष्मल यानी म्यूकोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी कि जठर रस भी इसे हम कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। और कौन कौन सा पाचन रस है और किसको विघटित करता है, सब कुछ आज जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल और कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है, यानी जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस को स्रावन करती है। पित्तरस वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है पित्तरस, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो ये गलत है। इसी रूप में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही पाचन होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये टूट जाता है, और किस में टूटता है? देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूटता है। देखते हैं यहाँ पे आपको सभी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा एक सही था, दो गलत था, तो केवल एक कहाँ है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लीजिए बातें क्या कही गई हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संगठक है। और यहाँ पे बात किया जाए अगर पाचन का, तो पाचन हमारे शरीर में यह इस रूप में नहीं होता है, बल्कि इसके छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉयल के रूप में होता है, इसको लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन का पाचन आपका अमीनो अम्ल के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने देखा है। वसा कहाँ परिवर्तित होता है? ग्लिसरॉल और अम्ल में हो जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल में, तो ये तीनों ही आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे वही बातें कही गई हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर है हमारा ये, रेशों से वस्त्र तक। तो देखिए, अब हम वस्त्र तक की बात यहाँ पे करेंगे। हमने इसको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो ये होती है एनसीईआरटी पढ़ने की खासियत, कि आप हर एक चीज़ से आप पहले से रूबरू होते हैं, आप उसी को डिटेल में करते जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं यहाँ पे राइट क्या क्या चीज़ें आपकी दी गई है। कथन यहाँ पे आपको दिया गया है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशा कहते हैं, बिल्कुल सही है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल कोकून से निकाला जाता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। भेड़, बकरी और याक जो है ऊन देने वाले जंतु, तो ये तीनों ही बात आपकी सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वही बातें यहाँ पे कही गई हैं, कुछ अलग होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, है ना। देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से फर बनाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्मीना शॉल जो है उसकी नस्ल की बकरियां अलग है और अंगोरा नस्ल की बकरियां अलग हैं, तो इससे आपका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दो ही ऑप्शन आपका सही है। किसमें है? एक और दो, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देख लेते हैं यहाँ पे, कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल
कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर मुलायम बालों से के फर से बनाई जाती है। और यहाँ पे अलग है, ये अंगोरा ऊन और अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसलिए ये वाला कथन आपका 2 सही था और 1 गलत था। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बताना है रेशम के बारे में बताना है। तो रेशम कीट का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। रेशम फाइबर जो है प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। रेशम के कीटों से रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। 3 ऑप्शन सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कुछ अलग से नहीं दिया है, वही सब बात इसमें भी कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है रेशम के बारे में भी बताना है। इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात कहा गया है, रेशम काफ़ी मजबूत होता है। और टसर, मूंगा और कोसा ये सब क्या है? रेशम की सिल्कें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न आपका सही है, तो यहाँ पे दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टसर सिल्क, मूंगा सिल्क ऐसे आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अपनी अपनी मम्मियों से पूछिए, बहुत अच्छे से उन्हें पता होगा रेशम सिल्क के बारे में, सिल्क साड़ी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म की होती है, यहाँ पे अनेक किस्म की रेशम कीट होती है, जिससे काफ़ी अलग अलग दिखाई देने वाले रेशम के धागे होते हैं, जिसकी रुक्षता, चिकनाहट और चमक अलग अलग होती है। इसलिए टसर रेशम, मूंगा सिल्क, कोसा रेशम, अलग तरह के बहुत सारे सिल्क पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कीटों द्वारा कोकून से प्राप्त किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट कौन सा है? सहतूत रेशम कीट, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो रेशम की खोज जो है भारत में हुई है। नहीं भैया, चीनी भाई सबसे पहले ले गए थे, तो भाई तो नहीं कहेंगे, चीनियों ने लेके चला गया था। ये जो खोज है सबसे पहले रेशम की खोज चीन से हुई थी, तो भारत में नहीं हुई थी। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों ने में होता है, उस मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 2 बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन से हुई, भारत में नहीं हुई थी। तो रेशम उद्योग को भारत में प्राचीन में गुप्त रखा गया था, और बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों से प्रचलित किया, और इस मार्ग से उन्होंने यात्रा की। इस रूट को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। चलते हैं, 3 चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, और अब हम चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं। चैप्टर 4 यहाँ पे ऊष्मा आपका चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक देखिए चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के सामने आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है तापमान का मात्रक कौन सा नहीं है? तो तापमान का मात्रक आपका सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी। ये 3 में आप मापते हैं, आपको पता है। और पास्कल यहाँ पे दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो पास्कल यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो बिल्कुल सही कहा गया है, यहाँ पे सही ही हमें बताना है। चलते हैं आगे। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, यह भी आपका सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसको हम चालन कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो 3 आपका तीनों किसमें सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, वही बात यहाँ पे भी कही गई है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें देखना है, इसको मिलाना है। ठीक है, मिला के देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। थल समीर के बहने का समय क्या होता है? तो थल समीर जो है वो कब बहता है? रात में बहता है। और समुद्र समीर बहता है कब? दिन में बहता है। हर गहरे रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं? ये बहुत ही बेसिक्स है और सभी को आता होगा ये। तो ये शीत ऋतु में पहनते हैं। और हल्के रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी में पहनते हैं। तो इतनी सी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। इसको आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। दिन के समय में स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थल जो है यानी जल की अपेक्षा जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है ना धूप सूर्य की रोशनी से, तो स्थल के वायु ऊपर गर्म होकर उठने लगती है। इस स्थान को लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु आ जाती है। तो इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्मी, जब दिन भर की गर्मी से समुद्र गर्म हो जाता है तब स्थल की ओर से ठंडी हवाएं बहने लगती है। तो इस तरह से ये परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि समुद्र की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के जो भवन होते हैं वहाँ पे खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती है। हाँ जी। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको तो सभी जानते हैं, रात्रि में प्रक्रम ये ठीक उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षाकृत अधिक गति से ठंडा होता है और इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु बहने लगती है। तो ये आपका कब बहने लगता है? रात में बहने लगता है। तो और यहाँ पे गहरे रंग के कपड़े, हम सभी जानते हैं गहरे रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं? ठंडे में पहनते हैं। और हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिल्कुल सही है। थर्मामीटर का पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकल जो थर्मामीटर है वो आ गया है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सामान्यतः मानव शरीर का ताप को मापने के लिए ही जो है थर्मामीटर बनाया गया है। एक कौन सा? डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। तो 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से अधिक जो है शरीर का ताप होता है सामान्य रूप से, तो इसीलिए इसी ताप के अंदर आपका देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। तो गहरे रंग के हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों कम अवशोषित करती है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित नहीं, अधिक अवशोषित करती है। तो ये आपका गलत है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है और इसका रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, ट्रैप रहती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। केवल 2 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? लोहे की ऊष्मा का चालक अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा। लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि लोहे का गोला एवं जल समाप ताप का है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में ना तो गोले और ना ही जल की ओर से गोले की ओर बढ़ेगा। इस तरह से कोई परिवर्तन ताप में नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा बिना बोले। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, यह क्या कारण है इसको लगाने का? तो यहाँ पे देख लेते हैं, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है, तो ये नहीं होगा। ऐसी कढ़ाई दिखने में सुंदर लगती है, नहीं। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है, ये भी नहीं होगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे 5 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 5, ठीक है। अम्ल, क्षारक और लवण। यहाँ पे अब हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सब बातें कही गई हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा और देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। पूरा एक बार में तो नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल पूछा जा रहा है, तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे चूने का पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं,
हाइड्रोक्साइड कहते हैं माफ़ कीजिएगा। टार्ट्रिक अम्ल, कभी कोई बोलते बोलते कई बार हो जाता है ऐसा, समझ सकेंगे आप। टार्ट्रिक अम्ल हम यहाँ पे अगर देखें तो इमली और अंगूर के खट्टेपन में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका हो जाएगा साबुन में, सोडियम आपका साबुन में। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। फॉर्मिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। चींटी का डंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल देख लीजिए। अम्ल का यहाँ पे पदार्थ का नाम बताए जो जिसमें क्या क्या पाया जाता है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो पूरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर ले सकते हैं। यहाँ पे एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। सार्ट्रिक अम्ल आपका नींबू, जो भी सिट्रक यानी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, संतरा, नींबू, इस सब में। और लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। ऑक्सलिक अम्ल आपका पालक में पाया जाता है। स्कार्बिक अम्ल आपका आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। विटामिन सी इसी में होता है स्कार्बिक अम्ल में। और टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो अम्ल हमने देख लिया। क्षारक यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा क्षारक है जो पाया जाता है पदार्थ में। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए जो मार्जक आता है उसको, उसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछेगा तो साबुन ही होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बताना है उदासीन विलयन लाल तथा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। तो आपको देखिए बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका सही है। उदासीन होता है जो विलयन, वो लाल और नीले लिटमस पेपर पर रंग परिवर्तित नहीं करता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये इसको प्राकृतिक माना जाता है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक होता है ये। और जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये भी आपका सही है, तीनों ही पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारक, तो ऐसे उदासीन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। और ये लाल तथा नीले लिटमस पेपर पर कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारक है, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग में आते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे वर्षा का जल अम्ल की वर्षा अधिक होती है, ठीक है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने के कारण प्रदूषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अम्लीय जल में आपका कौन कौन सा यहाँ पे गैस मौजूद होता है। और वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है आपको, रासायनिक उर्वरकों में अत्यधिक प्रयोग में मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो रासायनिक उर्वरक जो होता है उसका अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, बिल्कुल सही है ये। इसीलिए हम जो है हाइजीन पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, कि कम रासायनिक उर्वरक या फिर बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना किया जाए, जिससे मृदा जो है अम्लीय ना हो। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो ये आपका गलत है। तो आपका एक ही पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसकी जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर इसको उदासीन किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। ये भी आपका बात सही बोला जा रहा है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त बनाने के लिए खाने का सोडा अथवा कैलामाइन विलियन की सहायता से इसको उदासीन किया जा सकता है। ये भी बात आपका सही है। तो तीनों ही आपके यहाँ पे कथन बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको देख सकते हैं। कारखाना, यहाँ पे वही बात कही जा रही है, कुछ बातें यहाँ पे नई भी बताई जा रही है, इसको हम देख लेंगे। ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशय में विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीव जो है उस अम्ल को नष्ट कर सकते हैं और क्षार मिलाकर इसको उदासीन किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, और दूसरा था हमारा, अमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है। इस तरह से हम इसको मिला के इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक या दो पूछा जाएगा। तो हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होता है। दांतों का जो क्षय होता है वो किस लिए होता है? तो अम्ल के वजह से होता है। तो ये आपका बात सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो ये भी बात आपका सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको समझ लीजिए अच्छे से। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख को साफ ना रखें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षय पहुंचाता है। ठीक है, क्षति पहुंचाता है। और चॉकलेट, ठंडे पदार्थ, चीनी युक्त मिठाइयाँ या अन्य पदार्थ भी दंत क्षय में उत्तरदायी होता है। दांतों की अम्लता को दूर करने के लिए टूथपेस्ट में नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसमें क्षार होता है, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर पे, हमारा चैप्टर 6 में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। तो सभी तो एक साथ यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए सिर्फ कथन देख लेते हैं, बताना है सही उत्तर हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अनुक्रम, उल्टा बोल दिया यहाँ पे, तो ये गलत है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये भी आपका सही है। तो सेकंड यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ऐसे परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो उसको हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये समझ लीजिए, जो फिजिकल और केमिकल, ये दो परिवर्तन होते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, ये हमारा क्या होता है? केमिकल होता है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? जैसे कि कच्चे मिट्टी का कोई बर्तन बनाना, फिर बाद में वो बर्तन जो आपका मिट्टी में फिर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसको पकाएंगे नहीं तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा, उत्क्रमणीयता के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जो है नहीं बनता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, और बर्फ से हम पुनः पानी में बदल सकते हैं। तो ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है।
इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपका मोमबत्ती का जलना या फिर कागज़ का जलना, जले हुए कागज़ को हम फिर से कागज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। बस यही बात इसमें कही गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका, कौन सा भौतिक परिवर्तन आपका इसमें होगा? कागज़ का फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना और कागज़ का जलना। तो इसमें सिर्फ एक ही है, कागज़ को फाड़ना। कागज़ को फाड़ के हम उसको फिर से किसी भी तरह से सटा के या टेप लगा के कैसे भी उसको हम फिर से वो कागज़ उस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रंग में परिवर्तन हो जाए, से लाल को अगर हमने पीला बना दिया तो फिर से लाल हम नहीं बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बन गया तो फिर से हम इसको अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। कागज़ अगर जल गया तो जले हुए कागज़ को हम पुनः कागज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपका तीनों क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। अच्छा, दो ही कथन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे आपका क्या है? सही हो जाएगा। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है और ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो ये दोनों ही बात आपका इसमें सही बताया गया है। सभी फैक्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल की उपस्थिति इस प्रक्रिया को और तीव्र बना देती है। लोहे को जंग से बचाने हेतु क्या करते हैं? जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को संयंत्र लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियस, निकेल और मैग्नीज जैसी धातु को मिलाकर बनाया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि दोनों रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। ठीक है, रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस किस रूप में रहती है? तो द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस क्या होता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है? परिवर्तन एक, फिर यही गैस बर्नर पर जलती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि सही कथन यहाँ पे कौन सा है। तो प्रक्रम बी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, फिर यही गैस बर्नर पर जलती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर पे हम पहुँच गए हैं, तो चैप्टर 7 है ये। ठीक है, चैप्टर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो आज पूरा 9 चैप्टर हम करेंगे। तो ये 7वां चैप्टर है हमारा। मौसम और जलवायु के संदर्भ में बताना है। पूरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अच्छा, ये दो ही है, पूरा एक साथ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आ ही गया है, ऐसे रखते हैं। देखते हैं, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। दोनों ही कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक हैं, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उसका जलवायु कहलाता है। ये यदि किसी स्थान पर तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो यह कहा जाता है कि यहाँ की
जलवायु गर्म है। भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ये भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा। तो यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवीय क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यह आपका कथन सही है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेंडियर जैसे जीव पाए जाते हैं, तो ये भी कथन आपका सही है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी भारत में भी आते हैं। तो ये चारों ही क्वेश्चन आपका सही है, चारों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। जो बातें कही गई है वही आपका यहाँ पे बोला गया है, ऐसे एक बार देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के 6 माह सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में इन क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है और ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। तापमान -डिग्री सेल्सियस रहता है। वही बातें आपको यहाँ पे भी कही गई है। आगे देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भालू, पेंगुइन, रेडियन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो इन क्षेत्रों के रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। यहाँ मछलियाँ लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती हैं। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है, इसीलिए वो अनेक प्रकार की पक्षी सर्दियाँ आते ही प्रवास के लिए चली जाती हैं। भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है, जैसे साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेनों के लिए राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पे बताना है, कौन सा आपका सही होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, इन क्षेत्रों के जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय के बारे में पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ये भी सही है। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा वन देखने को भी आपको यहीं पे मिलता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं, ये भी बात आपका सही है। लॉयन टेंड लंगूर यानी दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट वर्षा वनों में पाया जाता है, ये भी आपका कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान से रखने हैं, समझ में रखना है। देख लेते हैं यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सबसे ज़्यादा होती है, गर्म होती है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं और ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका में भी पाया जाता है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर भी देखने को मिलते हैं। लायन टेंड लैंगूर यानी दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है, लाल नेत्र वाला मेंढक, न्यूवर्ड मंकी, टूकन पक्षी, हाथी आदि इस क्षेत्र में प्रमुख जंतु इसमें पाए जाते हैं। चलते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 पे चल रहे हैं। पवन, तूफान और चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपको कथन दिए हुए हैं। कथन से क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखते रहिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के जलवायु पर भूमध्य रेखा की और गतिशील होती है। 30 से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। और पहला था क्या, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा आपका कथन सही हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका यहाँ पे सही है। देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं सही है, 1 और 2। तो इसके बारे में जान लीजिए।
भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः ये जो कथन था आपका सही था। सीधी किरणें पड़ती हैं। तो 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी पर क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, जिसका कारण यह है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जिसके कारण पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी कथन आपका सही था। तो गलत कौन सा था? तीसरा क्वेश्चन हमारा गलत था, तीसरा पॉइंट। तो इसको देख लीजिए। उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च दाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न दाब, उल्टा वहाँ पे आपको बोला गया था, ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र होता है, इस कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। चलते हैं आगे। पवन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पवन प्रवाह के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। स्थल से समुद्र की ओर होती है, बिल्कुल सही है शीतकाल में। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर होता है, ये भी सही है। समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जलवाष्प लेकर आता है, ये भी, जिससे वर्षा होती है, ये भी बात आपका सही है, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तड़ित झंझावात चक्रवात के संबंध में बताना है। देख लेते हैं तड़ित झंझावात और चक्रवात के बारे में। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। बिल्कुल सही आपका कथन इसमें है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाते हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। यह तड़ित झंझावात कहलाता है। इसलिए जो था पहला हमारा कथन सही था। दूसरा कथन यहाँ पे देख लीजिए। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। यह आपका दूसरा कथन भी सही था। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु की तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का नेत्र व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों में मुक्त क्षेत्र होता है, जिससे पवन का वेग न्यून हो जाता है। आगे चलते हैं। चक्रवात के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं, और भारत में चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैली कहाँ कहते हैं, एक आपका और पूछा जाता है, वैली, ठीक है। वैली ये वैली आपको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो वैली भी ध्यान रखिए, ये भी आपका पूछा जाता है। और हरिकेन में इसको अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, फिलीपींस में भी, और जापान में टाइफून कहा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करती है। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करती है, तो ये तो गलत पूछ रहा है।
पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। ये आपका सही है, यानी एक सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम होता है। पवन और सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। उदाहरण के लिए समीर, समुद्र समीर, स्थल समीर, भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन तथा शीतकाल में चलने वाले पवन क्या है, उत्तर पश्चिम पवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पूरा एक साथ में नहीं आ पाएगा, देख लेते हैं इसका। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे बताना है कौन सा व्यवस्था यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ये तो अभी भी होता है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय का निर्माण एवं लोगों को तेजी से सुरक्षा स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी किया जाता है। जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना। आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन स्तर नंबर साथ रखना, तो ये आपका बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता, ये चारों ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं, आज का हमारा अंतिम चैप्टर है चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। शीर्ष मृदा अथवा संसर स्थिति, यह आपका किस में आएगा, शीर्ष मृदा एवं संसर स्थिति। यह आपका, यह परत मृदु संरद्र और अधिक जल का धारण करने वाली होती है। शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति। मध्य परत अथवा संस्तर स्थिति, ये आपका किस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। तीसरी परत जो होती है वो आपका किसके अंदर आएगा, तो वो आ जाएगा, यह दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। आधार सेल आपका फोर्थ हो जाएगा, यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना यानी कठिन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका सही हो जाएगा, 1 3 2 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1 3 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा होती है। शीर्ष मृदा कौन होती है, दोमट मृदा होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये तो आपका सही है, दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, तो ये भी आपका सही है। गाद कणों का अमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच होता है, तो ये भी आपका सही है। बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें अच्छे से पहले आप पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा होती है। यह दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच होता है, तो ये तीनों आपका सही था। और इस प्रकार मृदा में पादपों के लिए उच्च जल धारण क्षमता होती है। अब यहाँ देख लीजिए, चिकनी मिट्टी यानी मृत्तिका जिसको कहते हैं, और दोमट मिट्टी गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त हैं, जबकि कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, तो कपास हो जाता है यहाँ पे आपका। तो चौथा यहाँ पे आपका गलत हो गया। गेहूँ जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है। गेहूँ किस में उगाई जाती है, तो महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध एवं अत्यधिक उर्वरक होती है। कपास के लिए बलुई दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो सके और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंदित यानी शिमर होती दिखाई देती है, ऐसा किस कारण होता है? तो यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा, मृदा के संबंध में बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही है। तो देख लेते हैं, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है, बिल्कुल सही है। पॉलीथीन रसायन पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इसको आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एक का हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा है ताकि सभी चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों के बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए, पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़कनाशी और रसायनों का कम उपयोग मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। पीड़कनाशी के उपयोग में कमी, अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन, रसायनों का उपचार और पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध मृदा प्रदूषण में कमी ला सकती है। तो उपचार भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इस तरह से कैसा लगा आपको आज का सेशन, ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए अगर उपयोगी है तो कंप्लीट इसको देखिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।